गुड मॉर्निंग बच्चों पढ़ाई से प्रतियोगिता तक के अंतर्गत आज हम परमाणु मॉडल के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज के बाद सर्वप्रथम परमाणु में उनके स्थान के निर्धारण की समस्या उत्पन्न हो गई। मुख्य रूप से 3 वैज्ञानिकों ने परमाणु सिद्धांत मॉडल प्रस्तुत किया, जो थे जे थॉमसन, रदरफोर्ड और नील बोर। चलिए जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में जानते हैं। बच्चों, आपने बाजार में बिकने वाली पुडिंग जरूर देखी होंगी, जो कुछ इस तरीके से होती हैं। यह एक बिस्कुट या ब्रेड की तरह एक संरचना होती है, जिसके बीच बीच में चॉकलेट या फिर ड्राई फ्रूट लगे हुए होते हैं। थॉमसन के परमाणु मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। अब ऐसा क्यों जाना जाता है? क्योंकि जे थॉमसन ने ये कहा कि परमाणु एक धन आवेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन धंसे हुए हैं। यानी कि हमारी पुडिंग का बाहरी भाग हो गया प्रोटॉन, क्योंकि वो धनावेशित है, और उसके अंदर जो चॉकलेट चिप्स और ड्राई फ्रूट लगी होती हैं वो हो गए हमारे इलेक्ट्रॉन्स। थॉमसन के परमाणु मॉडल को वाटरमेलन मॉडल यानी कि तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। इसमें तरबूज का जो लाल भाग होता है उसे प्रोटॉन यानी धनावेश तथा इसके अंदर जो बीज धसे हुए होते हैं उन्हें इलेक्ट्रॉन माना जाता है। अतः जे थॉमसन के अनुसार परमाणु 10⁻⁻10 मीटर व्यास का एक ठोस गोला है जो प्रोटॉन के कारण धन आवेशित है और इसमें इलेक्ट्रॉन धसे हुए रहते हैं, और ऋण आवेश परमाणु के धन आवेश को संतुलित कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ? जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन भी होंगे। इस मॉडल की महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें परमाणु का द्रव्यमान पूरे परमाणु पर समान रूप से बटा हुआ माना, परंतु यह मॉडल भविष्य के परमाणु के प्रयोग पर संगत नहीं उतरा और रदरफोर्ड ने 1911 से 1919 तक के परमाणु मॉडल का प्रयोग के आधार पर इस मॉडल का खंडन कर दिया। आइए अब हम समझते हैं कि रदरफोर्ड ने क्या प्रयोग किए और उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में सोने की एक पतली चादर ली जिसकी मोटाई लगभग 100 nm यानी कि 100 नैनोमीटर की थी। उस पर उन्होंने अल्फा कणों की बौछार कराई और सोने की प्लेट को एक गोलाकार प्लेट से कवर कर दिया। ये क्या था? असल में यह एक फोटोग्राफिक प्लेट थी। इसका काम ये था कि जब अल्फा कण सोने की पत्ती को पार करते हुए इस पे जाएंगे तो एक चमक उत्पन्न होगी और ये पता चल जाएगा कि अल्फा कण किस तरीके से उस प्लेट को पार करके गए हैं। मैंने पाया कि अधिकांश अल्फा कण सोने की पत्ती को पार करके सीधे गए हैं। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हो गए और बहुत ही कम अपने मार्ग पर दोबारा लौट आए। यदि हम ये मान लें कि हमारे पास एक कॉटन की बॉल है जिसमें कुछ मात्रा में रुई है और बीच में एक डेंस स्पेयर है, सॉलिड स्पेयर, जो एक बुलेट की भी मार को सह सकता है। अब यदि हम इस पर बुलेट की बमबारी कराएंगे तो ज़्यादातर सीधे निकल जाएंगी, और ऐसी बुलेट जो इस सॉलिड स्पेयर के एज पे लगेगी वो अपने मार्ग से थोड़ा सा हट जाएगी, यानी विचलित हो जाएगी अपने मार्ग से, और वो बुलेट जो आके सीधे ही इस सॉलिड स्पेयर से टकराएगी। तो हमने बताया सॉलिड स्पेयर ऐसा है जो बुलेट की मार को सह सकता है, तो वो बुलेट क्या होंगी? अपने मार्ग पर दोबारा लौट जाएंगी। आइए अब इस प्रयोग से परमाणु संरचना के बारे में जानें। कुछ ज़्यादातर अल्फा कण जो थे हमारे वो सीधे निकल गए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा परमाणु अधिकतम भाग खोखला है। अब जब ये खोखला है तो इसमें हमारा जो द्रव्यमान है वो कहाँ पे स्थित है? तो द्रव्यमान बहुत छोटे से यानी परमाणु की अपेक्षा बहुत छोटे से भाग में अंदर स्थित है। क्यों?
क्योंकि बहुत कम पार्टिकल ऐसे हैं जो इससे टकराकर विक्षेपित हो रहे हैं, और उससे भी कम ऐसे हैं जो टकरा के फिर से अपने मार्ग पर लौट आ रहे हैं। इससे रदरफोर्ड ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। नंबर 1, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। नंबर 2, कुछ ही अल्फा कण प्रतिकर्षण बल के कारण विक्षेपित हुए हैं। इससे पता चलता है परमाणु के मध्य में धनावेशित भाग होता है। देखिए, प्रतिकर्षित हुए हैं यानी कि अल्फा कण में भी धनावेश होता है, और प्रतिकर्षण बल से जब विक्षेपित हुए हैं इसका मतलब ये हुआ नाभि में भी धनात्मक आवेश होगा, यानी कि नाभिक में ही प्रोटॉन होंगे। रदरफोर्ड ने गणना करके दिखाया नाभिक का आयतन परमाणु के कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। परमाणु का त्रिज्या लगभग 10 की घात -10 होती है, व नाभिक की त्रिज्या 10 की घात -15 होती है। परमाणु का धन आवेश व द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित होता है। रदरफोर्ड ने इसे नाभिक कहा। रदरफोर्ड ने कहा कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जिसे हम कक्षा कहते हैं। इन कक्षा में इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से घूमते हैं, इसीलिए यह परमाणु मॉडल सौरमंडल से मिलता जुलता हुआ, जिसमें सूर्य नाभिक होता है और ग्रह जो होते हैं वह इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में स्थिर वैद्युत बलों से बंधे हुए होते हैं। ये निष्कर्ष रदरफोर्ड ने निकाले थे, लेकिन इनमें भी कुछ कमियां रह गईं। रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ कमी रह गई। वो क्या थी, चलिए वो जानते हैं। जब कोई आवेशित कण किसी दूसरे आवेशित कण के चारों चक्कर काटता है तो वह त्वरण पाता है, यानी एसिलेशन पाता है। और एसिलेशन पाता है तो वह क्या करेगा, कुछ अपनी एनर्जी जो है वो खोता है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन जब प्रोटॉन के चारों चक्कर काट रहे हैं तो इसका मतलब वह भी त्वरण प्राप्त करेगा और अपनी एनर्जी खोएगा, और धीरे धीरे अपनी एनर्जी खोते हुए वह प्रोटॉन में जाके मिल जाएगा। इस तरीके से हमारा परमाणु जो है वो नष्ट हो जाएगा। पर हम जानते हैं कि परमाणु जो है वो स्टेबल है, उसे हम नष्ट नहीं कर सकते, वो स्थिर है। तो इस कमी को दूर करने के लिए नील बोर नामक एक वैज्ञानिक ने रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ परिवर्तन किए। वो परिवर्तन क्या थे, चलिए जानते हैं। नील बोर ने सौरमंडल का उदाहरण लेते हुए बताया, जिस तरीके से सूर्य सौरमंडल के केंद्र पे है और ग्रह एक निश्चित कक्षा में चक्कर काट रहे हैं, उसी प्रकार से परमाणु में केंद्र पे नाभिक है और उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चक्कर काट रहे हैं। इन कक्षाओं को सेल्स या एनर्जी लेवल कहते हैं, और इनकी खासियत ये होती है कि इनमें इलेक्ट्रॉन्स एसिलेशन प्राप्त नहीं करता और इनकी एनर्जी का क्षय नहीं होता है। अतः नील बोर ने बताया कि परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, जिसमें धन आवेशित कण प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। नंबर 2, इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर निश्चित त्रिज्या एवं ऊर्जा वाले पथ पर गति करते हैं। ये निश्चित ऊर्जा वाले पथ कक्षा, कोष या ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। नंबर 3, ये कक्षाएं नाभिक के चारों ओर सकेंद्रित रूप से व्यवस्थित होती हैं। इन्हें n से दर्शाया जाता है। इसका मान हमेशा पूर्णांक में 1, 2, 3, 4 होता है तथा इसे क्रमशः K, L, M, N से प्रदर्शित किया जाता है। n का मान बढ़ने के साथ कक्षाएं नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है और इनकी ऊर्जा भी बढ़ती जाती है। जैसे n बराबर 1 या K कक्षा की ऊर्जा सबसे कम होती है। नंबर 5, इन कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग MBr बराबर h/2 पाई या इसका गुणांक होता है। नंबर 6, बोर के अनुसार एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं आता। ये 3 परमाणु मॉडल थे। आशा करते हैं आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।